हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक खेलों में महिलाओं की श्रेणी में भाग लेने के लिए न्यू एलिजिबिलिटी पॉलिसी यानी नई पात्रता नीति घोषित की है। इस नीति के अनुसार महिलाओं की श्रेणी में भाग लेने के लिए बायोलॉजिकल फीमेल्स होना जरूरी है। अब ट्रांस वुमेन और अन्य कुछ इंटरसेक्स खिलाड़ी महिलाओं की श्रेणी में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके पीछे के कारणों में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये कहा है कि प्रतियोगिता में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए, फेयरनेस को सुनिश्चित करने के लिए, खेल की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय कब से लागू होगा? वर्ष 2028 के जो समर ओलंपिक है वहां से ये निर्णय लागू हो जाएगा। और ये जो समर ओलंपिक है ये कहां पर होंगे? लॉस एंजलिस में ये होंगे, अमेरिका में ये होंगे। वर्ष 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी एक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें ये कहा था कि महिला से संबंधित जो खेल है उसमें जो शामिल होने के लिए जो निर्धारण है वो निर्धारण सेक्स होना चाहिए। सेक्स के आधार पर महिलाओं की श्रेणी में शामिल होना चाहिए खेल की, न कि जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर शामिल होना चाहिए। यहां पर आपके लिए दो चीजें जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सेक्स और जेंडर का अंतर पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि महिला की श्रेणी में ये जो ट्रांस वुमेन या जो अन्य इंटरसेक्स खिलाड़ी हैं उनके शामिल होने को लेकर के किस प्रकार के विवाद उठे थे, वे विवाद के कारण क्या थे, इन दोनों ही पक्षों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे, यानी अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन इसमें ले रहे हो और आपको इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड के इस्तेमाल से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। जब हम सेक्स के निर्धारण की बात करते हैं तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? इसमें मुख्य भूमिका होती है जैविक संरचना की, जो कहां से तय होती है? ये तय होती है क्रोमोसोम्स से। ये क्रोमोसोम्स से तय होती है। किसी व्यक्ति में, किसी मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से आप मानिए कि जो 22 जोड़े हैं वो समान होते हैं। एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। एक जोड़ा किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब अगर ये जोड़ा XX का है तो ये क्या होगा? ये होगा फीमेल। और अगर ये जोड़ा XY का है तो ये क्या होगा? ये मेल होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बाइनरी में फिट नहीं बैठते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं स्वेयर सिंड्रोम। स्वेयर सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ महिलाओं में XY क्रोमोसोम, कुछ महिलाओं में क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है। ये डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट कहा जाता है इसको। डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर वस्तुतः आपकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहचान को अभिव्यक्त करता है। आपकी सोशल एंड साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी को ये रिफ्लेक्ट करता है। आप अपने आप को किस रूप में महसूस करते हैं या किस रूप में आप अपने आप को पहचानते हैं। आप अपने आप को क्या पुरुष के रूप में पहचानते हैं या आप अपने आप को महिला के रूप में पहचानते हैं
ये जेंडर हुआ, या आप अपने आप को नॉन बाइनरी के रूप में पहचानते, किसी इनमें से किसी के रूप में नहीं पहचानते हैं। लेकिन यहां पर भी आप एक अंतर देखेंगे। यहां अंतर क्या देखेंगे? जैसे यहां आपको कैसे उदाहरण मिलेंगे, जैसे ट्रांस वुमेन। तो ट्रांस वुमेन में क्या होता है? ट्रांस वुमेन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो जन्म है, जन्म से क्या है, जन्म से जैसे मान लिया कि एक्स वाई क्रोमोसोम है यानी मेल है, और सामाजिक पहचान किस रूप में डेवलप हुई? पुरुष के रूप में। लेकिन ये अपने आप को महिला महसूस करते हैं, महिला महसूस करते हैं, तो उससे क्या होगा? तो महिला महसूस करते हैं, तो ये ट्रांस वुमेन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब बहुत दिनों से खेलों में ये बात चली आ रही थी कि अगर कोई भी महिला श्रेणी में ट्रांस वुमेन हिस्सा लेती है या इंटरसेक्स खिलाड़ी हिस्सा लेता है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अच्छा, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? अगर आप अंतरराष्ट्रीय खेलों में देखेंगे तो मुख्यतः दो श्रेणियों में खेल प्रतिस्पर्धा होती है, पुरुषों की श्रेणी में और महिला की श्रेणी में। ये दो श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा क्यों होती है? क्योंकि सामान्यतः अगर आप देखेंगे कि पुरुषों की जो स्ट्रेंथ है, पुरुषों की स्ट्रेंथ के कई कारण होते हैं, पुरुषों की ज्यादा स्ट्रेंथ के कई कारण हैं। इसके कारण क्या माने जाते हैं? एक कारण तो ये माना जाता है कि उनका जो मसल मास है ये ज्यादा होता है। न केवल मसल मास ज्यादा होता है बल्कि जो बोन डेंसिटी है, बोन डेंसिटी भी इनकी ज्यादा होती है, जो इनको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर देती है, ज्यादा स्ट्रेंथ इनको दे देती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्तर औसतन महिलाओं से ज्यादा होता है। तो ये चीजें औसतन ज्यादा होती है। इसके पीछे के कारण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका मानी जाती है एक हार्मोन की, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, इसमें जो वाई है, इसमें एक जीन होता है जिसको हम SRY जीन के नाम से जानते हैं, जो सीधे तौर पर कहां से जुड़ा है? इसके उत्पादन से जुड़ा है, टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन से जुड़ा है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन से क्या होता है कि आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, आपकी बोन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इससे आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है। एंड्योरेंस को आप किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? किसी चीज में लंबे समय तक बना रहना, या कई बार इसको धैर्य के रूप में भी आप परिभाषित कर सकते हैं। तो इससे क्या है? इससे एक अंतर पैदा होता है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये कहना है कि पुरुषों और महिलाओं के खेल परफॉर्मेंस में 10 से 20% का अंतर पाया जाता है। हालांकि ये जो अंतर है ये खेल के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन ये अंतर होता है। अब ये अंतर कहीं ना कहीं यहां से निर्धारित होता होगा। तो अब लगातार विवाद का मुद्दा क्या उठ रहा था? विवाद का मुद्दा ये उठ रहा था कि अगर महिलाओं की श्रेणी में कुछ इंटरसेक्स खिलाड़ी भाग लेंगे, इंटरसेक्स खिलाड़ी भाग लेंगे जिसमें कौन सा क्रोमोसोम है? XY क्रोमोसोम है। अगर कुछ ट्रांस वुमेन भाग लेंगी जो एक प्रकार से वहां पर भी टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर है वो ज्यादा है, तो ये उनको एक अनफेयर एडवांटेज दिला देता है। ये लगातार विवाद का मुद्दा उठ रहा था, और इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि महिलाओं की श्रेणी में ट्रांस वुमेन और कुछ इंटरसेक्स खिलाड़ी भाग नहीं ले सकेंगे, केवल बायोलॉजिकल फीमेल्स ही भाग ले सकेंगे। अब इसके विपरीत भी तर्क दिए जाते हैं। इसके विपरीत तर्क क्या दिया जाता है? इसके विपरीत तर्क ये दिया जाता है कि कुछ चीजें जो है वो जेनेटिकली एडवांटेज दे सकती हैं। जेनेटिकली नेचुरल जेनेटिक एडवांटेज हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? जैसे इसमें दो उदाहरण देखे जाते हैं। एक देखा जाता है लीब्रॉन जेम्स का, लीब्रॉन जेम्स का। ये कहां के खिलाड़ी रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल के खिलाड़ी। इनकी हाइट कितनी है? 6 फुट 9 इंच की हाइट है। ये हाइट जो है ये इनको एक खास तरह की स्ट्रेंथ प्रदान करती है, इनकी रीच को ये बढ़ा देती है, और शूटिंग में भी एक प्रभाव पैदा करती है। इसी प्रकार से आप तैराकी में माइकल फेलिप्स का नाम जानते होंगे। माइकल फेलिप्स के बारे में ये माना जाता है कि जो इनके हाथों की बनावट है, जो इनका विंग्स स्पैन है, वो इस प्रकार से है कि ये इनको तैराकी में स्वाभाविक रूप से बढ़त दिला देता है। साथ ही इनमें लैक्टिक एसिड कम निर्मित होता है। लैक्टिक एसिड कम निर्मित होता है तो इनको थकान कम होती है। तो इसको माना जाता है कि ये नेचुरल जेनेटिक एडवांटेजेस हैं। अगर नेचुरल जेनेटिक एडवांटेजेस के आधार पर खिलाड़ियों पर खेल में भाग लेने के लिए प्रतिबंध नहीं है, तो केवल और केवल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा के आधार पर प्रतिबंध कैसे लगेगा? तो इस पर यह सवाल उठाया जा रहा है लगातार। लेकिन अब इसने ये प्रतिबंध लग गया है, तो ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसमें यह भी माना जाता है कि वर्ष 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस को यह कहा था कि वो अपने आप इसके संबंध में नियम बनाएं
और अपने आप जो नियम बनाए वो फेयरनेस के आधार पर होने चाहिए, निष्पक्षता के आधार पर होने चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ये नियम होने चाहिए, किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो, इस आधार पर ये नियम बनाए जाने चाहिए। कुछ स्पोर्ट्स फेडरेशन के ने इसके संबंध में नियम भी बनाए थे। अब पहले का नियम क्या था? पहले का नियम ये था कि जो ट्रांस वुमेन है, उस ट्रांस वुमेन में जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर है वो 10 नैनोमोल्स पर लीटर की एक सीमा डेवलप कर दी। यानी आपके खून में जो इस प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन को या किसी हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपको खून में मापना होता है तो आप उसको नैनोमोल्स में मापते हैं, और कितने आयतन में मापते हैं? जैसे 1 लीटर आयतन में सामान्य तौर से मापते हैं। तो एक सीमा ट्रांस वुमेन के लिए पहले क्या रखती थी कि 10 नैनोमोल्स पर लीटर से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का स्तर नहीं होना चाहिए। इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक सीमा किसके लिए रखी थी? आप देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी अभी, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत एक सीमा क्या रखी थी कि उनमें 2.5 नैनोमोल पर लीटर से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन स्तर नहीं होना चाहिए। अब यहां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने प्रतिबंध ही लगा दिया है, केवल बायोलॉजिकल फीमेल्स ही भाग ले सकती हैं, तो इसके एक दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि आप एक अलग से ही ओपन कैटेगरी बना दीजिए, यानी एक आपने श्रेणी पुरुष की बना दी, एक महिला की बना दी, आप एक ओपन कैटेगरी बनाइए, और जहां पर जो ट्रांस लोग हैं वो क्या कर सके, जब वो प्रतिस्पर्धा कर सके खेल में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि एलीट लेवल पर जो ट्रांस खिलाड़ियों की संख्या है वो कम है, और जब ट्रांस खिलाड़ियों की संख्या कम होगी तो अपने आप में वो एक तरह से खेल होने का, खेल पर प्रतिस्पर्धा का स्तर घट जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। साथ ही इसमें एक चीज ये भी मानी जा रही है कि जो ये नियम लाए गए हैं, इससे ट्रांस लोगों को खेल के प्रति, एक तरह से खेल में भाग लेने के प्रति उनका जो भागीदारी है वो कम हो सकती है, और ग्रास रूट लेवल पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये बातें भी आ रही है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई नीति के अनुसार ओलंपिक खेलों में महिलाओं की श्रेणी में कौन भाग ले सकता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? सभी जेंडर आइडेंटिटीज, केवल बायोलॉजिकल फीमेल्स, केवल ट्रांसजेंडर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से एक नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।